पर साइड। सर फिर आप क्या समझते हैं कि कौन से सेक्टर्स पे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और कहां पर धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कौन से पॉजिटिव बन सकते हैं, अपॉर्चुनिटी जहां पर बन सकती है? तो दो सवाल एक साथ ही हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। मेरे यहाँ ख्याल में सबसे नेगेटिव है एयरलाइन सेक्टर, क्योंकि इसमें दुगना धमाका हुआ है। एक, 40% ऑपरेटिंग कॉस्ट हर एयरलाइन का फ्यूल कॉस्ट होता है, तो उसका बढ़त सीधे दिखता है। सेकंड, ये सब हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो अब पूरा ट्रैवल बंद हो गया तो उनके प्लेन आइडल बैठेंगे, तो उनकी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, लीज का कॉस्ट, ये वो कॉस्ट, वो हाई होगा, तो लॉन्ग के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भयंकर गिरेंगे। तो इमीडिएट बहुत इंपैक्ट होगा। मगर बाउंस बैक भी जब होता है शार्पली होगा, बिकॉज जब रिस्टोर होता है चीज तो ट्रैवल तो फर्स्ट थिंग वापस आ जाती है। सेकेंड, तेल के बारे में भी, ये 80 पे है आज, शायद 90 जाए, शायद 100 जाए, 100 भी समझे जो जा सकता है। मगर ओवरऑल सिचुएशन देखे, ऑलरेडी ओपेक ने कहा कि हम ज्यादा पंप करेंगे ऑयल को, नंबर वन। नंबर टू, वर्ल्ड एनर्जी एजेंसी का कहना है कि इस साल के अंदर वो 4 बिलियन बैरल का सरप्लस सप्लाई ही दिख रहा है। तो ऐसा कोई डिमांड सप्लाई का प्रेशर तेल के ऊपर नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये शॉर्ट टर्म में तेल का एक भयंकर जंप होगा, मगर बाय द ईयर एंड, अब टाइम समय है, वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो वो दोनों, जिसके लिए अभी बहुत हानिकारक है वो एयरलाइन है, दोनों के लिए पॉजिटिव वही बदल सकता है। तो आपके पास जिगर है तो आप स्टैगर्ड तरीके से उस सेक्टर में निवेश कर सकते हो, मगर जिगर होना चाहिए, रोज पोर्टफोलियो को देखे मत। मगर धीरे धीरे अक्यूमुलेट करेंगे तो शायद एक वी शेप्ड रिकवरी कब होगा ये मुझे नहीं पता। तो आपको पेशेंस की जरूरत, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, अब बात करें कि जो ऑयल रिलेटेड यूज करते हैं अदर देन एयरलाइन, होते हैं पेंट, टायर्स, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर्स, ये सब में उनके लिए कॉस्ट अभी बढ़ जाएगी और गिर भी जाएगी। तो मेरे लिए तेल रिलेटेड मामला ना, जहां पे भी आप ढूंढ लो, एयरलाइन एक फ्रंट ऑफ द सिचुएशन में है, क्योंकि उधर एक ट्रैवल का भी बैन का इम्पैक्ट आ रहा है। पर बाकी में तेल का जो बैन दिख रहा है मुझे, उसके कारण मुझे लगता है कि इसमें जरूर एक क्या कहते हैं, वी शेप्ड रिकवरी आ सकती है फ्रॉम अ मीडियम टर्म आउटलुक। तो अगर आप के पास वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो मैं, मेरा मानना है कि जो भी फ्री क्लैश लोगों ने रखा है, किसी भी शेयर को बेचकर आज शेयर खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपके पास फ्री कैश है तो ऐसा कीजिए कि ऐसी स्थिति में 1% आपका फ्री कैश हर दिन डिप्लॉय कीजिए। 1%, 100 दिन तक चलेगा तो पूरा फ्री कैश आपका यूज होगा, राइट, सौ मैक्सिमम। दिन तक चलेगा सर? 100 दिन? नहीं हम नहीं, तो सोचा अरे 10 दिन। 100 दिन हंड्रेड में का, तो 100 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू मिड टर्म 100। इलेक्शन खत्म हो जाएंगे अमेरिका में उतने में तो। नहीं नहीं, मैं बातचीत के लिए बात बता रहा हूँ कि 100 दिन तक आप कैश डिप्लॉय करते सकते हैं। मगर क्या है कि क्यों ना, क्योंकि लोग को बाद में पछताएंगे कि अरे यार, ये मार्केट इतना गिरा था, मौका था, मैंने नहीं लिया। मगर क्या है कि आज ही सबसे बड़ा मौका, या कल अच्छा है, कि अगले हफ्ते अच्छा होगा, मुझे पता नहीं। तो हर दिन 1-1% आप थोड़ा डिप्लॉय करेंगे, तो एक तरफ आपका नुकसान भी जो हुआ है वो कम दिखेगा, मगर आप एवरेजिंग की भी जो बेनिफिट है वो उठा पाएंगे। तो ये मैं कहूंगा। तीसरा है कि आप उतना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, तो एक्चुअली मेरी सलाह है कि ये तेल वाले मामले को भूल जाओ, क्योंकि आज मार्केट में इंपैक्ट आ रहा है जिसका तेल का कोई संबंध ही नहीं है, जैसे बैंकिंग सेक्टर। तो वहां पे जो गिरावट है, मेरे लिए वो अच्छा खरीदने का मौका है, बिकॉज उनके फंडामेंटल क्रेडिट ग्रोथ या ईपीएस ग्रोथ या एनपीए, इसमें कुछ मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है इसके कारण। तो वो एक सेफर जोन है जहां पे करेक्शन हो रहा है, पर उतना ज्यादा नहीं होगा जहां पे तेल रिलेटेड सेक्टर का इंपैक्ट होगा। तो एक थोड़ी सेफर जोन है, तो अगर वो है, उधर भी थोड़ी एग्रेसिव मेंटालिटी होनी चाहिए आपको। पर सेम रूल, 1% पर डे, एज लॉन्ग एज करेक्शन लास्ट। पर सर अभी तो हम इस साल की जब शुरुआत हुई तो आईटी से ही निपट रहे थे, आईटी में ही सबसे इतना भयंकर फॉल देखने को मिला था, अब पूरी मार्केट में है। मतलब जो लोगों का डर था ना वो बिल्कुल साफ समझ में आ गया कि पहले तो जैसे आईटी वाले बोल रहे थे हाय बेचारे हम मर गए हम मर गए, आईटी में नीचे जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, बाकी मार्केट खुश रही थी चलो हम तो संभले हुए हमारे पास तो आईटी नहीं है। अब तो चाहे कैपिटल गुड ले लो, चाहे रियल्टी ले लो, चाहे ऑटो ले लो, चाहे ये तेल गैस ले लो, सभी नीचे चले गए। तो हम इसको प्रॉपर मार्केट करेक्शन क्यों नहीं बोल रहे, हम क्यों बोल रहे हैं कि बार बार बाइंग ऑन डिप एक सही रणनीति है? पैसे तो किसी का बन ही नहीं रहा इस वाली मार्केट में, जब जब लो तब तब नुकसान हो रहा है। देखिए, इस
इस बातचीत को इसको छोड़ दीजिए और देखिए कि क्या इंडिया अभी भी सस्ता है या महंगा है। इसके पहले की बात कर रहा हूं मैं। अभी भी महंगा ही है मार्केट, इंडिया सस्ता नहीं है। क्योंकि डीआईआई की बाइंग ने इस मार्केट को गिरने नहीं दिया है। तो इसकी असली एक जो हमारी जो वर्ल्ड की जो सिचुएशन थी, उसके अंदर हमारी जो सिचुएशन है, हम भले ही कुछ 7.5% जीडीपी ग्रोथ ये सब दिखा रहे हैं, मगर फैक्ट ऑफ द मैटर इज वो सब दाम में है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, मगर मार्केट में वो प्राइस्ड इन है। तो प्रॉब्लम इंडियन मार्केट की है कि ये प्राइस टू परफेक्शन था, और अब जो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है इस मार्केट को रीजनेबल वैल्यूएशन में लाने के लिए, या एक भयंकर करेक्शन की जरूरत है या एक सुपर ग्रोथ की जरूरत है। ठीक है। तो अब वो भयंकर करेक्शन हो रहा है। अब वो कितना होगा और कितना वैल्यू के करीब आ सकता है, अभी मैं मानता हूं कि अगर मार्केट अभी से भी 10% भी गिरा, फिर भी हम वैल्यू जोन में नहीं आएंगे। अरे वाह। अरे सोचो ना, 30-31% पी रेशियो पे मिड कैप चल रही है भैया। राइट, 10% मार्केट गिरा तो क्या होगा, 31 का 3 कटा दीजिए, अभी भी 28 के करीब होगा ना। तो मेरा यही कहना है कि इंडिया का एक ही सॉल्यूशन है, ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ। ये जीडीपी ग्रोथ नहीं, ईपीएस ग्रोथ दिखनी चाहिए। और अभी की जो अर्निंग सीजन है ठीक ठाक थी अर्निंग्स की ग्रोथ, मगर वो काफी नहीं है। और ग्रोथ की वापसी ही इंडिया को बचा सकती है। और अगर ये जियोपॉलिटिक्स के कारण इंडिया का ग्रोथ में इंपैक्ट आ रहा है तो ये चलेगी। तो आप कह रहे हैं इसको क्यों ना हम मार्केट करेक्शन के, क्यों इसको पैनिक में बाइंग अपॉर्चुनिटी, मैं कह रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली डीएस के पास पैसा है, कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे। कितने दिन वो चुप बैठेंगे? आज डीएस की आंकड़े क्या होंगी? आज वो सेल नहीं होंगे, बायर्स होंगे, क्योंकि वो हर स्टॉक हर सेक्टर को ट्रैक करते होंगे। जहां पे उनको लगता है कि बहुत ज्यादा करेक्शन है वो ज्यादा बाइंग करेंगे, क्योंकि डीआरएस को भी पैसा डिप्लॉय करना है। हम्म। राइट। तो वो बायस रहेंगे, बट उसके कारण मार्केट बढ़ेगा नहीं, बिकॉज वो गिरने के बाद खरीदते हैं। यानी वो लिमिट ऑर्डर देंगे कि ये स्टॉक का इस दाम पे गिरा तब बाई करो। तो वो भी गिरावट को ही एक्सेंचुएट कर रहे हैं। तो डीआई की बाइंग आके आगे आपको, मैं शाम के आंकड़े आएंगे तो देखेंगे डीआई का नेट बायस है, फिर सोचिए अरे मार्केट इतना क्यों गिरा। अरे सामने बात है कि उन्होंने डाला ऑर्डर कि ये स्टॉक 100 पे चल रहा है, मेरे को 60 में मिलेगा तो मैं खरीदूंगा। तो 60 पे आ जाए तो खरीदेगा, बट 100 से 60 की तो करेक्शन दिखेगी ना आज।